संजय, इस बीच एक बड़ी खबर यहाँ पर आई है। इस समय रॉयटर्स पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से खबर आई है कि कंपनी को, हर सरकारी कंपनी को अपने मुनाफे का 30% मिनिमम बतौर डिविडेंड देना होगा, वो भी जल्द से जल्द देना होगा। जो दूसरी है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग खबर है, क्योंकि उसके साथ ही और एक खबर ये भी आई है कि कंपनी को अपनी नेटवर्थ के 5% के बराबर डिविडेंड देना होगा। यानी अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो उसका 30% एज ए डिविडेंड दे, और अगर किसी वजह से प्रॉफिट में नहीं है तो फिर नेटवर्थ का 5%। आई डोंट अंडरस्टैंड द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। लेकिन संजय, अब ये मतलब एक तो कितना सही है ये करना, दूसरा क्या संभव है, और तीसरा अगर यही सब होना है तो इवेंचुअली पीएसयूज में इन्वेस्ट करेगा कौन? क्योंकि सरकार को डिविडेंड देने के लिए तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा नहीं पीएसयूज में। तो आप अगर निवेश करेंगे तो आप भी तो शेयर होल्डर हो जाएंगे, आपको भी वो डिविडेंड मिलेगा। नहीं, अगर मैंने इनफैक्ट नहीं संजय रीजन है आज दिस क्वेश्चन है, अभी कुछ दिन पहले हमने कोल इंडिया पर एक रिसर्च किया था। जब वो लिस्ट हुई थी तब उनका 1 लाख करोड़ के आसपास का कैश रिजर्व था। वो डिविडेंड देते देते, बायबैक करते करते, सरकार को पैसे देते देते उनका कैश रिजर्व अब पहुंच गया 12-13 हज़ार करोड़ के आसपास। और उसमें से केपेक्स कितना था और बाकी जगह कितना खर्च हुआ, वो आंकड़ा खुद देखेंगे तो यू विल नॉट फील गुड अबाउट इट। वन मोर थिंग, एक और चीज़ पूछूं, अगर मैं अंडरलाइन के प्राइस को देखूं तो कोल इंडिया का प्राइस वही है। दैट मीन्स अगर मैं डिविडेंड यील्ड के लिए खेल रहा हूं तो ठीक है, कोल इंडिया इज अ बेटर चॉइस। लेकिन हाँ, अंडरलाइन नहीं चल पाया। संजय जी, 2010 की लिस्टिंग थी दिवाली पे, धनतेरस के दिन। क्या कहते हैं आप इस खबर पर? तो देखिए, इक्विटी में निवेश करने के समय एक फैक्टर जो देखा जाता है वो डिविडेंड यील्ड का भी होता है। लेकिन जो ये फोर्सिबल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी अगर लाई जा रही है तो देखिए उसमें आपको 2 पहलू देखने पड़ेंगे। अगर इफ़ यू आर सिटिंग ऑन अ लार्ज कैश रिजर्व एंड आप उसको रीडिप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं एट अ प्रॉफिटेबल रेट ऑफ रिटर्न, then it will make sense for you to return that capital to the shareholders। उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ये पॉलिसी सही हो सकता है। लेकिन कुछ पीएसयू कंपनीज आज केपेक्स मोड में हैं और उनसे अगर ये कंडीशन रखा जाए कि आपको 33% ऑफ योर कैश रिजर्व देना है तो हो सकता है कि उनके केपेक्स प्लान पे थोड़ी सी दबाव बने। सरकार का पर्सपेक्टिव अलग है, क्योंकि उनको करंट ईयर में रेवेन्यू मोबिलाइज करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाने हैं। छुट्टी का डिसइन्वेस्टमेंट एक तरीका है, दूसरे पब्लिक सेक्टर की डिसइन्वेस्टमेंट का तरीका है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको ये कंक्लूड करना है कि क्या इसका होना चाहिए इम्पैक्ट, तो मेरे ख्याल से ये 2 पहलू आप देख लीजिए। पहला ये कि वो कंपनी उस कैश को क्या प्रॉफिटेबली डिप्लॉय कर पा रही है, और अगर नहीं कर पा रही है तो उसको डिविडेंड के रूप में देने में कोई हर्ज नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर उनकी डिविडेंड यील्ड अगर अट्रैक्टिव होती है तो संभव है कि वो कुछ निवेशक को इसलिए भी अट्रैक्टिव करें क्योंकि उनकी डिविडेंड यील्ड अट्रैक्टिव है। ये सारी कहानी अगर आप देखें बहुत साल पुरानी है, फ्रैंकली स्पीकिंग। आप देखें ये जो अभी तो 30% डिविडेंड पे आउट की बात आ रही है, सरकार ने एग्जैक्टली पहले ये कहा था, मैं एग्जैक्टली वो दिन भूल रहा हूँ, तारीख भूल रहा हूँ, समय भूल रहा हूँ। मेरी खबर ये थी कि अगर आप अपने एक्सपेंशन प्लान पे काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपने एक्सपेंड नहीं किया, देन यू हैव टू पे डिविडेंड टू एंड हैवी डिविडेंड पे आउट टू गवर्नमेंट। खैर, अब बात करते हैं पिछले 25 सालों की। और पिछले 25 साल में कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर रिटर्न के नाम पर अगर आप देखें, खैर कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है, ऐसे रिटर्न्स कि आप हिल जाएंगे। मनीष हमारे साथ न्यूज़ रूम से। मनीष, बताइए कुछ ऐसी कंपनियां जहां पर दमदार, जोरदार, हिला कर रख देने वाले रिटर्न्स मिले अब तक। धन्यवाद भैया, आपके दोनों शब्दों को मैं लूँगा, क्योंकि निश्चित रूप से रिटर्न जो है कहीं ना कहीं चौंका भी देने वाले हैं, हिला देने वाले हैं, और कह सकते हैं कहने को कुछ नहीं बचा है। 1 लाख% तक का रिटर्न जो है 25 सालों में मिला है। यही सबसे बड़ी बात है कि कितना ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला। शुरुआत सेंसेक्स के साथ करते हैं। आज 28,000 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। 1991 में जो सेंसेक्स का जो स्तर था करीब वो 1500 के आसपास था। वहाँ से करीब अब तक जो है 25 सालों में इसका रिटर्न देखिए तो रिटर्न करीब 1700% के आसपास का देखने को मिला है। लेकिन स्टॉक्स का रिटर्न, इस मामले में अगर किसी एक शेयर ने, लार्ज कैप शेयर ने बाजी मारी है, वो डॉक्टर रेड्डीज़ है। 1991 में इस शेयर की कीमत केवल 4 रुपये थी और आज शेयर की कीमत देखिए करीब 3600 के आसपास है। जबकि हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में इन तमाम शेयरों में, खासतौर पर फार्मा स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। उसके बावजूद इस शेयर ने 25 सालों में करीब 91,000% का जो है रिटर्न दिया है। तो कहीं ना कहीं ये रिटर्न जो है एक चौंकाने वाला है।
अब कुछ एक और लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनी, इसका रिटर्न देखें करीब 14,000% का रिटर्न 25 सालों में देखने को मिला। 10 रुपये में ट्रेड करता था शेयर 1991 में। नेस्ले, ये तमाम ऐसे डिफेंसिव स्टॉक्स हैं जिसने बेहतर रिटर्न जो ये संकेत दिया है कि डिफेंसिव स्टॉक्स में जो जानकार लगातार कहते हैं खरीदारी करनी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। कमोबेश वैसा ही ट्रेंड देखने को मिला। नेस्ले का रिटर्न देखें करीब 7,000% से ज़्यादा का देखने को मिला। एचयूएल देखें दूसरी एफएमसीजी कंपनी, यहाँ भी कहीं ना कहीं पिछले 25 साल में बड़ा रिटर्न देखने को मिला है। 6,000% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला। जिन मैंने 4 कंपनियों की बात की उसमें 4 में से 3 स्टॉक कहीं ना कहीं डिफेंसिव है। कैपिटल गुड्स की कंपनी एल&टी, पिछले कुछ महीनों में हमने देखा बड़ी गिरावट देखने को मिली पिछले 1 साल के भीतर आप देखेंगे तो, लेकिन फिर भी इस शेयर ने एक शानदार रिटर्न दिया है। पिछले अगर 25 सालों की बात करें तो करीब 6,000% का जो है रिटर्न जो है इस कंपनी ने जो है पिछले 25 सालों में दिया है। अगला स्टॉक देखें जीएसके फार्मा, एक और फार्मा प्ले जिसने 25 सालों में एक शानदार रिटर्न दिया। एक शानदार रिटर्न देखने को मिला, करीब 5,000% का जो है इस कंपनी ने रिटर्न दिया। जीएसके फार्मा जब 1991 के भाव की बात करें तो 65 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज करीब इसकी कीमत जो है 4,000 के आसपास ट्रेड करी है। एक ऐसे ही लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी कैस्ट्रॉल, देश की दिग्गज कंपनी में शुमार किया जाता है लुब्रिकेंट सेगमेंट में, 8 रुपये पे 1991 में ट्रेड कर रहा था और आज इस शेयर की कीमत देखिए करीब 414 रुपये के आसपास का। तो ये लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन इस पूरे डेटा में आप देखेंगे वीरेंद्र, इंटरेस्टिंग ये है कि डिफेंसिव स्टॉक्स ने सबसे तगड़े रिटर्न दिए हैं। बिल्कुल, वाकई हिलाने वाला डेटा आपने दिया है यहाँ पर। लेकिन 25 साल और 25 साल में ये जो रिटर्न है, संजय आप तो पहले भी कई सालों से म्यूचुअल फंड के हिमायती रहे हैं और ये जो कहानी यहाँ पर है, अब बाकी सब छोड़िए, किसी ने अगर इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कर दिया होता तो भी इसका क्यूमुलेटिव आप देखिए रिटर्न क्या होता। और ये 25 साल का टाइम फ्रेम हमने इसलिए लिया है क्योंकि भारत में जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई थी उसके 25 वर्ष इसी हफ्ते पूरे हो रहे हैं। तो आज से लेकर इनफैक्ट रविवार तक आप रोज़ाना इसकी काफ़ी बड़ी कवरेज जी बिजनेस पर देखेंगे। तो क्या कहेंगे आप ऐसे रिटर्न्स पर? 2 बातें। एक तो ये कि अगर आप जो कंपनीज की चर्चा मनीष जी ने की उसका अगर आप सेक्टोरल कॉम्पोजिशन देखिए तो उसमें आप पाएंगे कि कोई भी कमोडिटी बेस्ड कंपनी नहीं है। ये कंपनीज फार्मा सेक्टर की हैं, एफएमसीजी की हैं, ऑटो की हैं, इंजीनियरिंग की हैं, लेकिन कमोडिटीज़ की नहीं है। दूसरी बात जो कॉमन है इन सारे कंपनीज में, इन सब की प्रोडक्ट्स या इनकी सर्विसेज की ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक इसी में कहानी है कि आप जो भी बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं उसमें अगर आप अपनी ब्रांड वैल्यू और अपनी सर्विसेज की क्वालिटी को इस तरह से प्रस्तुत करें कि लोग उसको वैल्यू करें तो आप शेयर होल्डर के लिए लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करेंगे। ये तो साफ झलक रहा है ये जो कंपनीज के नाम जो मैंने सुने उनसे। चलिए कुछ इस बीच थोड़ा सा मोमेंटम स्टॉक्स को देख लेते हैं, वो स्टॉक्स जो कि मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं। मैं कुछ देर के लिए परसेंटेज विनर्स पे आता हूँ, कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स है। पहली शीट में अगर आप देखें, लेट्स टेक हिकाल, लगभग 31 रुपये ऊपर, यहाँ पे शानदार मजबूती है। उसके बाद इंडिया सीमेंट्स को देखिए 132 रुपये। आई मीन आई थिंक प्लीज़ इंडिया सीमेंट्स खाएंगे एक बार। आई थिंक मेरे चार्ट पे गलती, माफ़ी चाहूँगा। इंडिया सीमेंट्स करीब 116.35 और कुछ काउंटर्स। लेट्स टेक हैवेल्स क्या कर रहा है एक बार कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में और वाइट गुड सेगमेंट में ये 368 का हाई लगा के आया। राजेश, इस चार्ट को कैसे अप्रोच करेंगे, या फिर वाइट गुड सेगमेंट पे कोई और स्टॉक आपके जहन में? देखिए मुझे लगता है कि हेवल्स बहुत अच्छे से कंसोलिडेट हो रहा है। इनफैक्ट पिछले हमने देखा 2 महीने से रेंज वही है 355 ऑन द लोअर साइड और ऑन द हायर साइड इट इज़ समवेयर नियर 372 ऑड लेवल्स। तो मुझे लगता है व्हाट वी नीड इज़ अ टेक्निकल ब्रेकआउट ऑन ईदर साइड, बट लुकिंग एट द मोमेंटम इंडिकेटर्स मुझे लगता है कि हेवल्स ब्रेकआउट देगा। तो इट्स ए बाय ऑन डिप, ट्राई टू बाय एज लो एज पॉसिबल, लाइक 355 जो सपोर्ट मैंने बोला, अगर वहाँ तक एक बार के लिए करेक्शन देता है देन दैट विल बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस रहेगा दैट विल बी 372, अगर ये लेवल निकाल दे तो यहाँ से 20-22 रुपये का और एक अच्छा मूव आएगा। द चार्ट इज स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे जो है वो बाय रिकमेंडेशन ही रहेगा। जी हाँ, इस बीच आप देखिए अशोक लेन पोस्ट नंबर्स 9690 स्ट्राइक करता हुआ 3.5% की मजबूती यहाँ पर है। नताशा, अशोक लेन के नंबर्स आपको एग्जैक्टली कैसे लगे? और आई थिंक इसी स्पेस में अगर मैं M&M के साथ ये M&M को खड़ा करूं, अशोक लेन को खड़ा करूं, आयशा को खड़ा करूं और इन 3-4 स्टॉक्स की बास्केट में से अगर कुछ एक्यूमुलेट करना हो रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के पर्सपेक्टिव से, अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से, क्या पिक करेंगे आप?
डेफिनेटली अशोक लेलैंड वुड बी अ टॉप पिक अमंगस्ट ऑल ऑफ देम, क्योंकि कंपनी ने अपने एमएचसीवी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखा है। इनफैक्ट मार्च तक उसमें जो रिप्लेसमेंट डिमांड था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा था। लेकिन अभी भी जो जैसे एनजीटी ने रूलिंग दी है कि 10 ईयर्स से ज़्यादा के जो डीजल व्हीकल्स हैं उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से जो रिप्लेसमेंट डिमांड है उसमें एक और बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा एलसीवी के जो वॉल्यूम्स हैं जो कि पिछले साल तक थोड़ा सा लैंग्वेज किए थे वो भी रिकवर करना शुरू कर दिए हैं। और एमएचसीवी साइड में ही जो माइनिंग सेगमेंट में जो पर्टिकुलरली जैसे टिपर्स हो गए, हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें भी काफ़ी हद तक इंक्वायरी में इंप्रूवमेंट मिल रहा है। तो अशोक लेलैंड डेफिनेटली हमारा टॉपिक रहेगा विद इन द सेक्टर। जी चलिए, इस बीच कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं जिस पर अभी भी डामाडोल मार्केट में ठीक रुझान है। बजाज फिनसर्व है जो कि 2.25% ऊपर है। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, डिश टीवी, जस्ट डायल, एनएमडीसी, एसआरएफ, ये कुछ काउंटर्स हैं जिन पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। देन देयर टोरेंट फार्मा, गोदरेज इंडस्ट्रीज़, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर इंटरेस्टिंग मूव इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन राजेश, वीआरएल लॉजिस्टिक्स की एक बार बात करते हैं। वीआरएल लॉजिस्टिक्स जब से इन्होंने कहा है कि एविएशन में नहीं उतरेंगे, कल शाम को मार्केट बंद होने के बाद इनकी तरफ से बयान आया था, तब से आप देखिए काउंटर कैसे आउट परफॉर्म कर। आपका व्यू क्या है वीआरएल पर? देखिए, मुझे लगता है कि न्यूज़ के बाद तो डेफिनेटली हम लोगों ने गैप अप मूव देखा है और 310 के आसपास का कल का क्लोज है और गैप जो हुआ है वो 380, यानी ये गैप मुझे लगता है ये बहुत बड़ा गैप है एज फार एज द प्राइसिंग इज़ कंसर्न। मुझे लगता है ये गैप भरना चाहिए और इसका जो गैप भरने के बाद एक बाइंग इमर्ज होगी जो इसका टारगेट रफली बनेगा 400-410। शॉर्ट टर्म के लिए मैं यही कहूँगा, गैप थोड़ा बड़ा है, दिस इज़ द रनअवे गैप और यू कैन से एक एग्जॉशन गैप, क्योंकि साइडवेज मार्केट था तो साइडवेज के बाद न्यूज़ के बाद वो एक इमीडिएट मूव आया है, तो वो गैप भरने के बाद डेफिनेटली इसमें जो अपथर्स्ट है वो जो रैली है वो कंटिन्यू हो जाएगी। सो इट्स अ बाइंग काउंटर। ओके, इस बीच आप राने ब्रेक्स को देखिए, स्टॉक को देखिए, आपकी स्क्रीन पर प्रॉफिट लगभग 10.5 करोड़ रुपए। देखिए ये स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे प्रॉफिट की और ये सेल्स की। लेकिन मैं आपको एक और क्रिटिकल फैक्टर बताता हूँ, प्लीज़ जरा इंट्राडे चार्ट्स पे आइएगा। यहाँ पे इनके Q1 के एबिटा मार्जिन्स आप देखिए, वो 10.7% से बढ़कर करीब 14.7% रहे। आप ये देखिए क्या हुआ था पिछले क्वार्टर में, टॉप लाइन फ्लैट थे, बॉटम लाइन्स में काफ़ी शानदार इजाफा था और इस बार वो इजाफा बॉटम लाइन और एबिटा फ्रंट पे काफ़ी और क्रिटिकल हो गया है। क्यों? क्योंकि आपका मार्जिन्स देखिए 10.7 की ट्रैजेक्टरी से सीधे 14.7 की ट्रैजेक्टरी में, और एबिटा अगर आप देखें तो इनका 60% जंप करके लगभग 17.8 करोड़ वर्सेस 11 करोड़। तो हर कसौटी पे देखिए, चाहे वो टॉप लाइन, चाहे बॉटम लाइन, चाहे एबिटा मार्जिन्स, एबिटा परसेंटेज, हर कसौटी पे काफ़ी अच्छा खासा है। आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं। राजेश, कुछ कहना चाहेंगे पोस्ट नंबर्स? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रैली है और रफली ये जो रैली शुरू हुई है 2013 के आसपास हमने रैली देखी, जब ये ट्रेड हो रहा था रफली 110-112 के आसपास। मुझे लगता है जो ट्रेंड है बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन इसमें और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। मुझे लगता है नंबर्स कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन है, फैक्टर्ड इन है, काउंटर ऑन अ पोजिशनल बेसिस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो रैली शुरू हुई है वो रफली 370-380 से चालू हुई है। रफली 15-20 दिन में ये काउंटर 550 के आसपास है, तो मुझे लगता है लेट इट करेक्ट अ बेट। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखेंगे तो दैट विल बी मच बेटर। सपोर्ट बहुत नीचे आता है क्योंकि रैली भी बहुत एग्रेसिव रैली है, 200 पॉइंट का रनअप देखा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करें डिप के लिए, तो मे बी फिर से एक बार व्यू हम ले लेंगे इस पर। बिल्कुल। इस बीच एक बार नजर डालते हैं JSPL पर। आज छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से इन पर एक काफ़ी नेगेटिव खबर आई है। 2.5% नीचे JSPL है। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पावर परचेज में गड़बड़ी के आरोप लगाने के बाद यहाँ पर इस कंपनी को चेतावनी दी है कि इन्हें करीब 154 करोड़ के आसपास का जुर्माना लग सकता है। और इसी खबर पे दोनों प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे। सुमित है भी न्यूज़ रूम से, इनफैक्ट उनसे पहले एक खबर लेते हैं। सुमित, एग्जैक्टली मेजर सेटबैक फॉर JSPL? राधा वीरेंद्र, 2 खबरें जैसे मेहर भाई बता रहे हैं। एक खबर तो यही है, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक सेटबैक आता हुआ दिखाई पड़ा है कंपनी के लिए, लेकिन दूसरा जो एक मेजर नीजक रिएक्शन शेयर में देखने को मिल रहा है और मिल रहा है, स्पेशली खबर आई है कि कंपनी की मॉरिशस इकाई को $55 करोड़
का जो एक कर्ज लिया हुआ है उसकी सेकंड ट्रांच का पेमेंट करना था अगले महीने, लेकिन वो पेमेंट करने की इनेबिलिटी कंपनी की तरफ से आती हुई दिखाई पड़ेगी, वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और इनेबिलिटी के केस में जो लेंडर्स हैं जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हुआ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हुआ, उन्होंने साफ कर दिया कि जो भी बैंक गारंटीज के एवज में दी गई है उसको वो जब्त कर सकते हैं। और ये स्टॉक में एक साफ तौर पे रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई पड़ रही है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर अगली ट्रांच का पेमेंट नहीं हो पाता इंटरेस्ट का, जो कि $55 करोड़ का लोन है, 2010 से 2012 के आसपास कहीं ये लोन लिया गया था कारोबार विस्तार के लिए, अगर इसका पेमेंट नहीं हो पाता तो इसकी एवज में रखी हुई बैंक गारंटीज को जब्त किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इसके बदले में जो लेंडर्स के साथ बातचीत हुई थी कंपनी की, उन्होंने साफ कहा था कि वो इसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे। लास्ट मीटिंग में उन्होंने साफ कर दिया कि इसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो बैंकर जो भी लेंडर्स थे उन्होंने कहा कि इसकी एवज में उन्हें कुछ स्टॉक्स चाहिए जो कि गिरवी रख पाए इसके बदले में। और उन्होंने मांग की थी कि शदीद आयरन एंड स्टील ये कंपनी है, इसके स्टॉक्स को बतौर प्लेज दिया जाए, जबकि कंपनी का ये कहना है कि शदीद आयरन एंड स्टील के शेयर जो हैं वो ऑलरेडी प्लेज किए जा चुके हैं किसी और के पास, तो वो प्लेज भी नहीं कर सकते हैं और इनेबिलिटी भी है रकम के पेमेंट को लेकर। तो ये चीज़ जो है वो अब लूम करते हुए दिखाई पड़ रही है स्टॉक के ऊपर, और शायद रिफ्लेक्शन भी इसी चीज़ का है। साथ साथ आपको ये भी बता दें करीब 41,000 करोड़ रुपए कंपनी पर कर्ज है। पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 1900 करोड़ रुपए घाटा भी कंपनी ने पोस्ट किया था, जो कि 1200 करोड़ से बढ़ के आया था। तो एक तरफ तो नंबर्स खराब आ रहे हैं, दूसरी तरफ हायर डेट, तीसरी तरफ क्योंकि अब इंटरेस्ट का पेमेंट ऑलमोस्ट करना है कंपनी को, जो कि अगले महीने ड्यू होने वाला, और कंपनी ने साफ कर दिया कि वो इनेबल है इस चीज़ को पे करने के लिए। साथ साथ प्लेज करने के लिए शेयर भी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रबल्स है जो कि माउंट अप हो रहे हैं और उसकी वजह से शेयर में साफ तौर पर रिफ्लेक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है।